हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 85, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इसाक हर्जोग को। हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में इसाक हर्जोग को चुना गया है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नाफ्ताली बेनेट और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। तो यह सारे क्वेश्चन जो है इजराइल से संबंधित पूछे जाते हैं या हम पढ़ चुके हैं, तो आप इन्हें याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है। पूछा गया आपसे राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, अरविंद शुक्ला। राज्य सूचना आयोग के वर्तमान आयुक्त अरविंद शुक्ला हैं। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पूछा गया आपसे भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। भारत में लगभग 75% लिग्नाइट का उत्पादन तमिलनाडु के नेवेली में होता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। तो आपको इस प्रश्न से रिलेटेड सारी जानकारियां याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और पूछा गया है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संसद के किसी भी सदन में। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति पर अभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। पूछा गया आपसे भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, किरण बेदी। किरण बेदी 1972 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पंचायती राज से। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज का वर्णन संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर पैट्रिक को। डॉक्टर पैट्रिक को WHO कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है। पूछा गया आपसे भारिया जनजाति कौन सी बोली बोलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भरनोती। भारिया जनजाति भरनोती बोली बोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पोरस। हेडेस्पेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के बीच पंजाब के निकट झेलम नदी तट पर हुआ था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था तथा उसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था। आप उसके घोड़े का नाम भी याद रख सकते हैं। उसके घोड़े का नाम बहु केफला था, जो कि कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध समाज सेविका मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इन्होंने नर्मदा के आसपास बन रहे बांधों, विशेषकर सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गोल्फ से।
राइडर कप यूरोप और अमेरिका की टीमों के मध्य खेली जाने वाली पुरुषों की द्विपक्षीय गोल्फ प्रतियोगिता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आगर मालवा। आगर मालवा के सुसनेर में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। इसकी स्थापना 24 दिसंबर 2012 को की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखता है और यह पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। पूछा गया आपसे टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1973 में। टाइगर परियोजना कार्यक्रम अर्थात बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर की घटती जनसंख्या को नियंत्रित करना था। इसकी शुरुआत भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1973 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा दी है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी सेवा की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तथा इन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी सेवा दी थी और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। रामगंगा नदी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। तो आप इसे भी याद रखें, यह भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु राज्य के। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस खेल में हेलमेट पहना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किस खेल में हेलमेट पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 हॉकी में। हॉकी खेल में हेलमेट का उपयोग किया जाता है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 काले लावा मिट्टी। काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। कपास के लिए उपयुक्त काली मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, यह भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। गत वर्ष कपास उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2 धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है 2 धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 आसंजन। 2 धातुओं का सोल्डरन आसंजन गुण के कारण संभव है। सोल्डरिंग टाका मिश्र धातु के प्रयोग से 2 धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया है।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रजो दर्शन से। महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजो दर्शन से होती है। महिलाओं में रजो वृत्ति की शुरुआत 13 से 14 वर्ष की उम्र में होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24, आवेश की एसआई इकाई क्या है। पूछा गया आपसे आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कूलम्ब। आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब। अगला प्रश्न है हमारा रक्त का वह भाग कौन सा है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन तथा एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं। शरीर में कुल रक्त की मात्रा का 55% भाग प्लाज्मा होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अंडजनन। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तथा शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तो यह दोनों ही इससे रिलेटेड संबंधित जो तथ्य हैं वो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछा गया आपसे यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मूल मान का 3 गुना हो जाएगी। संवेग अर्थात P बराबर से mv होता है जबकि गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर से 1/2 mv² होता है। तो आप इन दोनों में मान मानकर इसे हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहता हुआ जल। बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा निहित होती है अर्थात यह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में विकसित हुए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति के संबंधित हैं जो कहाँ विकसित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अफ्रीका में। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो अफ्रीका में विकसित हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभवतः शैवालों से मानी जाती है। यह स्वपोषी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बायोगैस का घटक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO होता है। वाहनों से निकलने वाले धुओं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मौजूद होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।